अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और कुछ बात करेंगे कप्तान के बयानात के हवाले से। कप्तान के गैर जिम्मेदाराना बयानात कोई नई बात नहीं है। अपने सियासी हरीफों को आड़े हाथों लेने और शोला बयानी की वजह से मकबूलियत पाने वाले इमरान खान लिखी हुई तकरीर पढ़ने के आदी नहीं हैं। यही वजह है कि उनके मुतनाज़ बयानात पे जहां उनके खिलाड़ी बुखलाहट का शिकार होती हैं, वहीं मुखालफिन पर भी उन पर कड़ी तनकीद करते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, तो कभी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बाउंसर मारते नजर आते हैं कप्तान। इक़्तिदार खोने के बाद पाक फौज को भी हत्वे तनकीद उन्होंने बना लिया है। पाकिस्तान के अहम इदारे को न्यूट्रल कहकर मुखातिब किया, तो कभी कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। और इसके साथ साथ अपने सियासी हरीफों के खिलाफ भी उन्हें उकसाया और खुलेआम उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी जलसों में कर दिया। कप्तान के सियासी करियर की अहम बात ये भी है कि उन्होंने सियासत के महवर और मरकज पार्लियामेंट को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया है और सियासत के आगाज से ही जलसागाहों और धरनों को अहमियत दी। ना सिर्फ अहमियत दी बल्कि आम हसास मुल्की मामलात को जलसों में मौजूए बहस भी बनाकर नई रीत कायम की है। खुद को माया नाज खिलाड़ी कहने वाले कप्तान ये भी उनका माजी गवाह है कि मुतनाज़िर बयानात की वजह से उन्होंने मुखालफिन को मौका फराहम किया कि उन्हें क्लीन बोल करके पवेलियन में वापस भेजें। फैसलाबाद जलसे की अगर बात की जाए तो कप्तान ने हस्बे साबिक अपने सियासी हरीफों आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ समेत हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब तोपों का रुख रखा और साथ ही नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी जो नई आर्मी चीफ की तैनाती फिर पर भी बयान दिया। फैसलाबाद जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके इलेक्शन से डरने की वजह ये भी है। किनके इलेक्शन से डरने की वजह? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के इलेक्शन से लड़ने की वजह ये भी है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपना फेवरेट आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। उनके इस बयान पर पाक फौज के तर्जुमान ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा है कि फैसलाबाद में होने वाले सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हद तक मेज और इंतहाई गैर जरूरी बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और इसके साथ साथ फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि एक ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि पाक फौज जो है वो कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ अपनी जानें भी कुर्बान कर रही है। बयान में वाज़े किया कि आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़े तरीक़ाकार मौजूद है और इसके बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित है और उनका बेदाग शानदार अस्करी खिदमात जो है वो नाकाबिले फरामोश है। इसी मौजू पर आज बात करेंगे कि क्यों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार मुतनाज़े बयानात दिए जा रहे हैं और उन्हीं बयानात की वजह से उन पर कड़ी तनकीद भी की जा रही है। मेरे साथ खुसूसी तौर पर वक्त दिया है दिफाई तज़कियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मामलात हमेशा से ही मौज़ूए बहस बने रहे हैं, जब वाज़े तरीक़ेकार मौजूद है इस के बावजूद आप क्या समझती हैं इस ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश किसको फ़ायदा देती है? इस तरह खुलेआम जलसे जुलूसों में अहम और हसास कौमी मामलात पर बात करना कौन सी सियासत है और इमरान खान साहब किसकी हिमा पर ऐसे बयानात दे रही हैं और किसे खुश करना चाहती हैं? डॉक्टर साहिबा देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत अफसोसनाक है कि कोई एक ऐसा शख्स जो आपके सबसे बड़े ओहदे के ऊपर फायज रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये सियासी हक है और जो प्रोफेशनल हक है कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ की तैनाती के साथ मुंसलिक है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है और उसके साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी जो भी प्रेफरेंसेस है उसके मुताबिक ये हक जो है महफूज है आइन के मुताबिक। इसके ऊपर बहस करना इसलिए भी गैर जिम्मेदाराना है इस वक्त क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला सलाब अफगान की अफराद की मदद करना है और इस वक्त अफवाज पाकिस्तान हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ इस वक्त कौमी सलामती के अदारे अपनी आवाम को महफूज करने और उनके अमन के लिए तगदो कर रहे हैं और उनके लिए जान माल हर तरह की बाजी लगा रहे हैं, इस किस्म के बयानिए सिर्फ इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमेरिका और अमेरिका के साथ वाबस्ता जो उनकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उनको खुश करने के लिए इमरान खान साहब ये बातें करें, क्योंकि बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट का
ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دفاعی اداروں کو کمزور کیا جائے اور عوام کے درمیان کے ساتھ یہ تعصب پیدا کیا جائے. یہ ایک افسوسناک بات ہے اور آپ اس قسم کی گفتگو ایک سابق وزیر اعظم پاکستان سے نہیں امید رکھتے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کی گفتگو کی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن پھر بھی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور یہی معاملات سامنے آتے ہیں. سیاست کا محور و مرکز پارلیمنٹ ہے. عوام بھی سیاستدانوں کو مینڈیٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجتی ہیں تاکہ وہاں اہم فیصلوں پر گفت و شنید بھی ہو سکے، فیصلے کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جلسوں میں یہ جو حساس نیت کے بات اور اس پر معاملات پر گفتگو کر کے ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کی بھی توہین نہیں کی جا رہی؟ لیکن بات پارلیمنٹ کی توہین تو آپ ادھر سے اس پارٹی سے منسوخ کریں جو پارلیمنٹ کی سالمیت کو سمجھتی ہو، اس کی حقیقت کو سمجھتی ہو اور اس کے لیے کچھ تک دو کرے. آپ اگر پارلیمنٹ کو فعال رکھتے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے لوگوں تک رسائی کرتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر تو اس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ، اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ، بلوچستان کی گورنمنٹ اور جو جہاں پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں ہے پاکستان کے اندر، اگر تو وہ صرف سیاست کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک یقینی طور پہ جو ہے افسوس کا مقام ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو ایک قومی المیہ کا سامنا ہے. آپ کے پاس اس وقت ایک سلام زدگان کی صورتحال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ان کے معاملات بنتے ہیں، جہاں ان کی مقطع فکر جو ہے مختلف ہے، تو وہاں قانون کے ادارے موجود ہیں. وہاں آپ کے پاس جو بھی آپ کا بیانیہ آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے یا پارلیمنٹ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے اور آپ وہاں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا اس کی تک و دو تک جو آپ کی کوشش ہے وہ کس طرح جو ہے اس کو ایک باعزت یا ایک جو ہے شفاف کوشش کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ بھی بیان بتا رہی ہیں کہ ابھی سیلاب کی صورتحال، نہ صرف یہ ابھی سیلاب کی صورتحال ہے، ملک و قوم کے اوپر جب بھی کوئی آفت آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، پاک فوج آگے بڑھ کر، ہماری تینوں افواج جو ہیں وہ آگے بڑھ کر ہر اول دستہ جو ہے ان کا موجود ہوتا ہے ہم لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مطلب غم و غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان سے متعلق ایسا بیان دے کر کیا یہ جو سیاست دان جس میں عمران خان صاحب کا انہوں نے کہا کہ کیا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ افواج پاکستان میں کوئی بھی محب وطن نہیں ہوگا؟ کافی تنقید کی گئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی. دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، کیونکہ محبت وطنی کا جو القاب ہیں وہ سیاسی منظرنامے کے اوپر سیاست کے لیے اگر استعمال ہوں گے تو یقینی طور کے اوپر نکات اٹھیں گے. کیونکہ اگر آپ اپنے اداروں کو متنازع کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریاست کس کے ذریعے کام کرے؟ اگر آپ اس مصیبت میں اس مشکل وقت میں جہاں پاکستان کو اندرونی بیرونی اور پھر ایک بہت بڑا جو ہے ایک المیہ کا جو ہے سامنا ہے جو اسلام زدگان کی رہا سے، جس میں تقریباً آدھا آپ کا ملک جو ہے پانی کے نیچے ہے اور لوگوں کو اس وقت سخت ضرورت ہے کہ آپ یہ چیزیں آگے بڑھائیں اور آپ آگے جائیں. اور اس صورتحال میں آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کی کرسی، آپ کی سیاست محبوب ہے، تو ظاہر ہے سوال تو بنتے ہیں، سوال اٹھیں گے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے دروازے کھلے ہیں، وہ ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. پارلیمنٹ کے لیے بھی آپ کی جو ہے نقطہ نظر مختلف ہے، تو پھر پاکستان کی کس ادارے کو آپ بھی سمجھیں گے کہ وہ اتنا جو ہے قابل ہے کہ جہاں جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کے بغیر صرف بیانیے کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر تنقید کرنا جائز. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب یہ عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور کنٹینر پر موجود تھے، تب بھی آپ کے ساتھ بہت سے پروگرامز ہوتے تھے. تو جو سیاسی ادوار جتنے بھی گزرے ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں اور ان پر نظر دوڑائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس حد تک اب ہماری پاک افواج کے متعلق بات کی جاتی ہے، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جبکہ بارہا دفعہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں سیاست میں، اپنی سیاست میں شامل نہ کریں، ہمیں سیاست سے دور رکھیں، اپنا کام کرنے دیں. اب جتنا ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جتنی دل آزاری ہوتی ہے، اس طرح پہلے بھی کبھی اس تواتر کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ کبھی پاک افواج کو ڈسکس کیا گیا؟ دیکھیے، جہاں بھی طاقت ہوتی ہے وہاں یقینی طور کے اوپر طاقت کے جو حصار ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ جدوجہد بھی کرتے ہیں. تو سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں ہمیشہ جو ہے آپ کی قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بنانے اور اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ ادارے ریاست اور حکومت کے درمیان فرق رکھتے ہیں. اس وقت جو چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر وہ ادارہ جو ریاست کو واضح کرتا ہے یا ریاست کی
की बका की जंग लड़ रहा है, आप उसके ऊपर नुक्ता चीनी कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ये बयानियां बना रहे हैं, और उसके बाद आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की क्या सूरत हाल है। ये तमाम बातें उनकी जायज होती अगर पाकिस्तान एक इतने बड़े नेशनल क्राइसिस से गुजर रहा होता। इस नेशनल क्राइसिस में जहाँ लोग जो है जिन्होंने एक हफ्ते से या 5 दिन से खाना नहीं खाया, जहाँ आप उन तक पहुंच नहीं सकते, लोगों के घर पानी के अंदर डूबते हैं, आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो ये कि आप किसी तरह पाकिस्तान को इस जो क्लैमिटी है, जितनी बड़ी क्लैमिटी है, उसके अंदर तमाम अदारे, तमाम लोग मिलकर आगे बढ़ें और अपनी कौम और रियासत का साथ दें, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक जब कौम नहीं, जब आपके लोग नहीं, जब आपके अदारे नहीं, तो आपकी सियासत किस चीज से होता है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इदारों को मुतनाज़ नहीं बनने देना चाहिए। रियासत को मुकद्दम तभी रखा जा सकता है जब इदारों को भी मुकद्दम रखेंगे। फवाद चौधरी साहब डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने गैर मुहिब वतन का जिक्र ही नहीं किया था। हर जर्नल और पाकिस्तानी शहरी मुहिब वतन है। इमरान खान ने मेरिट पर तकर्रुरी की बात की थी। वैसे भी ये सियासी मामला है, अदालती नहीं। जज साहिबान का हर मौजू पर कमेंट्स देना मुनासिब नहीं है। आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से वो डिफेंड कर रही हैं और बयान दे रही हैं, वो वैलिड बात कर रही हैं या उन्हें ये करनी चाहिए? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो आमतौर पर मुनासिब बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी आपको हर चीज का दफा जरूरी नहीं होता। ये बात दुरुस्त है। ये तो ऐसी बात है कि आप कहें कि जो है हम हर सियासतदान की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब लीडर हैं तो वो सियासतदान में शुमार नहीं होते। अगर आप ये कहते हैं कि तमाम अदारे और फौज जो है एक मजबूत अदारा है और वो एक गैर मुतनाज़ा अदारा है, तो फिर आप उसकी लीडरशिप को कैसे मुतनाज़ा कर सकते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इस किस्म का फर्क पैदा करें, और अगर आप इस किस्म का फर्क पैदा करते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उसके जो मज़मरात हैं वो सिर्फ उस अदारे पे नहीं बल्कि पूरी कौम पर पड़ते हैं। इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि तमाम सियासतदान गलत हैं। ठीक है, आपके पास एक फर्क जरूर मौजूद होता है, लेकिन जिस नौयत पे, जिस बुनियाद के ऊपर आप ये बातचीत करते हैं वो सियासत में उसके रुख मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन जब आप किसी अदारे के सदरा के बारे में ये बात करते हैं और उसको सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर आप अपने हदूद से तजावुज़ करते हैं और आप यकीनी तौर के ऊपर अपने अदारों को मुतनाज़ा करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। ये बिल्कुल आपने पॉइंट बेहतर अंदाज में सामने रखी हैं, लेकिन जो बात हमेशा से ही अब जो देखी जा रही है, जिस तवातुर से पाक फ़ौज के मुतालिक गुफ्तगू की जाती है प्रोग्राम में बैठकर, फिर उनकी तकरीब पर भी पाबंदी लगी, फिर लाइव शो के अंदर बूट लाकर जिस तरीके से जो जश्न दिया गया, तो इदारों को मुतनाज़ बनाना किसी तौर भी मुल्क के मफाद में, कौम के मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी, और जिस तरीके से हम बात कर रही हैं पाक फ़ौज की मोराल को लेकर के, मोराल हमें पाक फ़ौज का, अपनी अफवाज पाकिस्तान का बढ़ाना चाहिए, और इसी तरीके से गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। DGISPR की जानिब से भी जो मौक़िफ़ सामने है, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम सियासत और रियासत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मुल्की मामलात में और जलसों में जो जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज को मौजू बनाने की एक रीत कायम हो चुकी है, ये रीत ना ही कायम हो, क्योंकि ये मुल्की मफाद में बेहतर नहीं है। पाक अफवाज की जानिब से हमेशा से ही ये कहा जा रहा है कि उन्हें सियासत से दूर रखा जाए, सियासी मामलात में उनको डिस्कस ना किया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ अरसे के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरीके से तनकीद करते हैं या बात करती हैं, या फवाद चौधरी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि उन्होंने उस तरह से बात नहीं की, फिर ये भी बयानात सामने आते हैं कि बयानात को, अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का है। एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया गया है और जिस पर ISPR की जानिब से रद्द अमल भी सामने आया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार की अगर बात की जा रही है, आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है, इसके बावजूद इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश आप क्या समझती हैं, किसे फ़ायदा देती है, और क्यों साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार इस तरह का मुतनाज़ बयानात देकर और ख़ुद को भी तनकीद की इज़्ज़त में लेकर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये तनकीद नहीं है, ये तो एक सोचे समझे तरीके से काम किया जा रहा है तनकीद में, और एक जो तकसीम है
उसमें फर्क होता है। ये तकसीम डाली जा रही है, इसमें अभी कोई दो राय नहीं रह गई। और ये भी नजर आ रहा है कि जो शहबाज गिल जो बात कर रहे थे उसके पीछे किसका जहन है। इसका मतलब है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब का अपना जहन काम कर रहा था। शहबाज गिल भी क्या बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे ना कि जूनियर अफसरों में और सीनियर अफसरों में क्या फर्क होना चाहिए, तुम हमारे हो, जूनियर हमारे हैं, सीनियर किसी और के हैं। क्या मतलब है, पाकिस्तान के और सारे लोग क्या जनरल सरफराज अली और जनरल जो दूसरे मेजर जनरल साहब जो शहीद हुए हैं और जो ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए हैं उनके साथ कौन था, कौन उनके लिए बैठे हुए थे। सवाल ये कि शहबाज गिल के पीछे इमरान खान का माइंड है, तो कप्तान किसकी वहां पर ऐसे बयान दे रही हैं और किसे खुश करना चाह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है कि जी इसका मतलब यह है कि शहबाज गिल के तो मगरब के साथ डांडे मिलते हैं, साफ सी बात है। और अब इमरान साहब के हवाले से जो है लोगों को अब मेरे ख्याल में सवालिया निशान उठने शुरू हो गए होंगे। और मैं समझता हूँ कि वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनी आईब्रोज रेज्ड नाउ, और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, ये अनजाने की बातें नहीं है। इमरान खान साहब को क्या मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फुल जनरल का फर्क नहीं पता? क्या उनको नहीं मालूम कि किस तरह से तकर्री और तबादले होते हैं? क्या लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कोई कप्तान होता है जिसको अगले दिन लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल जब बनता है तो वो एक 30-32 साल की सर्विस से गुजर के आता है। वो मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ सांचों से निकल के जो है वो कुंदन बन के सामने आता है। तो आई थिंक ये तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के ऊपर चल रहे हैं। इरादों के जो मेरे ख्याल में अभी तक इदारे जो हैं वो उनको बहुत उन्होंने ढील दे दी है। और वो ढील शायद इस वजह से कि चले भाई वो किसी भी ऐसी चीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को घसीटना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कि अभी वक्त आ गया है कि जो इदारे हैं वो कभी भी कमजोर नहीं थे। हाँ, उनके इरादे जो थे, इदारे के जो इरादे थे वो शायद उसके अंदर वो ढील दे रहे थे। वो इरादे अब आपको जल्द तब्दील होते नजर आ जाएंगे। इमरान खान साहब का ये नवंबर तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं, मुझे तो अगले ये 2-3 हफ्ते के अंदर जो है आपको बहुत कुछ नजर आएगा। ठीक है, आपने कहा अगले 2-3 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ नजर आएगा, लेकिन जो तरीके से वो बरबला कह रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी इसलिए इलेक्शन से गुरेजा है कि वो अपनी मर्जी का जो है वो आर्मी चीफ लाना चाह रही हैं, इस मामले के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? क्या जो है वो इमरान खान साहब ये सारा चीज जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नहीं कर रहे? मेरा क्या मुंह खुलवाती हैं आप? क्या इमरान खान साहब जो है वो ये नहीं चाहते थे? क्या उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सारी बातें ये कोई ढकी छुपी बातें? क्या हकीकत नहीं है कि ये बीबीसी और इंटरनेशनल इदारे तक जो है वो रिपोर्ट कर चुके हैं? तो फिर इमरान खान साहब को क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही यही हो रही है। आप असेंबलियों की बात करते हैं, असेंबलियां तोड़ने की, क्यों नहीं तोड़ देते? पंजाब की असेंबली तोड़े, केपी की असेंबली तोड़े, आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तोड़े, क्यों नहीं इलेक्शन हो जाएंगे? आपको किसने मना की है? इसका मतलब यह है कि आप ये चाहते थे कि पंजाब असेंबली के बाद आप मरकज के अंदर कहीं जो है वो नकब लगा के और चोर दरवाजे से जो है वो दाखिल होने की कोशिश करें। मैं खैर चोर दरवाजा इसको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कानूनी तरीकाकार मौजूद है और कानूनी तरीकाकार जो है वो बड़ा वाजे है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस तरह से अपोजिशन लेके आई उस वक्त और आज वो हुकूमत बन गए, इसी तरह से इसका भी राइट है, ये कर सकते हैं। क्यों नहीं सेनेट से इस्तीफे दे देते? बाकी सारे, अगर मुल्क में सियासी बहरान ही लाना है तो सेनेट से दे इस्तीफे। कभी भी नहीं देंगे, कभी भी पंजाब असेंबली को नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? वो कहाँ बातें गई परवेज इलाही साहब जो कहते थे कि मैं अगले दिन जो है क्या उसी वक्त जो है असेंबली तोड़ दूंगा, तो फिर वो क्यों नहीं तोड़ी जा रही? तो फिर बात तो आर्मी चीफ की तैनाती की है क्योंकि अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। और वो सीधी सी बात है, ये फौज को जो है वो पुलिस की तरह डील करना चाहते हैं। फौज को जो है हाथ की घड़ी और जो अपना जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं होगा। ये अफवाज पाकिस्तान का ना तरीका है और ना ये होने दिया जाएगा और ना ये हो सकता है। बड़ा वाज़ेह शगाफ अंदाज में मैं ये बोल रहा हूँ। और किसी को अगर शक है तो वो करके जाके देखे, उसके बाद उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये तारीख भरी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं। ये दुश्मन जो है, आज आपका क्या ख्याल है, इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी की वजह से रुके हुए हैं? ये दुश्मन जो है ये आज अफवाज पाकिस्तान मुहाफिजों की वजह से हमारे, वरना इंडिया का आपको रोनता हुआ
सियालकोट में कितनी देर लगेगी आने के लिए, उसको कश्मीर में आने की कितनी देर लगेगी, उसको गिलगित बल्तिस्तान में आने की कितनी देर लगेगी, उसको सिंध का सहरा पार करने में कितना टाइम लगेगा। ये किसकी वजह से वहां बैठे हुए हैं? ये पाकिस्तान अफवाज की वजह से बैठे हुए हैं, जिन्होंने शहीदों ने दिन और रात कुर्बानियां दी और आज तक देते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, ताकि हालात इतने खराब कर दिए जाएं कि कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खासा कोई इंटरनेशनल कुव्वतें जो है वो इमरान खान साहब की जान को खतरा डाल दें और उसके बाद मुल्क के अंदर एक खाना जंगी का माहौल पैदा कर दिया जाए। ये मुझे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। इसी चीज का इजहार जो है वो हुकूमती इत्तेहाद ने भी किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो हुक्मरान जमात होती है वो इस हवाले से हमेशा से कंडेम करती है, लेकिन अपोजिशन में जो भी जमात होती है वो बयान देती है। अब हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जलसे आम तकरीर को संगीन बहतान तराशी तो करार दिया है और कहा है कि जलसे आम तकरीर इस तरीके से करना अवाम को फौज से लड़ाने के मुतरादिफ है। फौज पाकिस्तान के हसास पेशेवराना अमूर को मुतनाज़ बनाने की मजम्मत भी की और हुकूमती इत्तेहाद के ने कहा है कि पूरी कौम सैलाब से जबकि नफरत, इंतकाम और तकब्बुर में डूबे इमरान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहे हैं। क्या समझती हैं सियासतदानों के गैर जिम्मेदाराना बयानात से ये सोशल मीडिया के तहत जो एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, फिर नफरत की फिजा मजीद पैदा नहीं होगी? इरम साहबा, सीधी सी बात है, मुझे ये बताएं, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बदले में वो जलसे करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुल्क पूरा डूब गया है। खुदा का खौफ करे, शर्म किसी को आती नहीं है, इतनी बेगैरत हो चुकी है ये सारी सियासत के। गरीब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 7-8 लाख जो घर हैं वो बह के चले गए हैं, 1500 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए हैं और उसके अलावा जो है वो 3-4 करोड़ लोग जो है वो इससे फ्लड से अफेक्टेड हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उनको। ये यहाँ सियासत खेल रहे हैं, कोई ख्याल मतलब इनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई इनको जरा एहसास नहीं है किसी का, जो लोगों के दर्द का, लोगों की तकलीफ का क्यों नहीं है। अभी मौजूदा हुकूमत भी के ऊपर भी मैं बिल्कुल बात करूंगा। मौजूदा हुकूमत बजाय बयानबाजी देने के लिए क्या कानून नहीं है? कानून का तरीकाकार क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या वजह हो गई है कि कानून का तरीकाकार इस्तेमाल करने में मौजूदा हुकूमत को मुंह में क्या कहते हैं गोंगरियां डाल के बैठ गए हैं? क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं कानून का रास्ता इख्तियार करते? क्या रियासत को, क्या आज जस्टिस अतहर मिनल्ला का आपने रिमार्क्स नहीं देखी है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने क्या बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर वो एक गवर्नेंस के तौर पर अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो क्यों नहीं लिया जाता? लेना है। लेकिन वही बात है कि ये तो अभी अजीब और गरीब सूरत हाल पड़ रही है, अपने मुहाफिजों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। कल को हमने पहले पुलिस को इतना बदनाम करवा दिया, पुलिस को इतना खराब करा दिया। ये पुलिस बनाना चाहते हैं फौज की? ये क्या करना चाहते हैं? कोई फौज के अंदर जो है वो फिर कल को अपनी जान जो है वो दुश्मन के खिलाफ क्यों देगा? किस बात के ऊपर देगा? आप उनको बदनाम कर रहे हैं, आपको कोई जरा एहसास नहीं है। आप वजीर आजम थे पाकिस्तान के, आप कौमी राज जो है वो जाके पहले अफशा करते रहे, अमेरिका के अंदर गए और आपने अमेरिका के अंदर जाके बात कर दी कि नहीं वो तो ऐसा होगा और वहाँ जो है वो ISI जो है वो इन्वॉल्व है अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के पीछे। खुदा का खौफ करें, ISI ने कभी ये काम नहीं किया। ISI का कोई ताल्लुक नहीं था, ना है अलकायदा के साथ और ना होगा कभी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन इंसान दोस्त जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करना नहीं है, बल्कि अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुल्क की सरहदों और अपने पाकिस्तान की नजरियाती जो और जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत करना है अफवाज और ISI का काम। वो भला जो है वो इन कामों में अपने आप को करेंगे। फिर ईरान जाके आपने जो है वो उल्टा सीधा बयान दे दिया कि ये जो दहशतगर्दी ईरान में हो रही है इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसीज है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि चार्जशीट कर रहे थे आप, एक प्रोग्राम बना रहे थे आप, पूरा जो है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, ये जो यूनाइटेड नेशन के अंदर सवाल उठ गया और उसके बाद वो पढ़ के जवाब दे रहे हैं। आप मतलब अंदाजा करें कि एक सहाफी सवाल पूछती है और वो जो मौसूफ है वहाँ यूनाइटेड नेशन का, वो इमरान खान साहब की ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो पढ़ के जवाब दे रहे हैं। दहशतगर्दी की बात करते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया जी, 780 क्या मुकदमा कायम कर दिया। 780 जो है मुकदमा क्या है, लोगों के ऊपर नहीं कायम किया था? कितने मासूम लोगों के ऊपर इन लोगों की हुकूमत ने कायम किया? मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई, वो इनके इंसानी हकूक नहीं थे? मौलवी जो है वो या कुरान पढ़ने वाला जो है वो शहीद हो या उसको मारा जाए तो वो ठीक है, खुद करें तो जो है वो सारे जो है वो जुल्म होते हैं। रात को जो है हनीफ अब्बासी के लिए क्या अदालतें नहीं खुली?
کیا رات کو شیریں مزاری کے لیے اور ایمان حاضر مزاری کے لیے عدالتیں نہیں کھلی؟ یہ ایک اکیلا ہی جو ہے وہ مطلب بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک جھوٹ اتنا بول رہے ہیں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی انسان کو لحاظ ہونا چاہیے. جب ملک کی سلامتی کی بات آیا ہے، دیکھیں میں جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرے ملک کی سلامتی کی بات ہے. یہ باتیں تو وہ ہیں جو دشمن بھی کرتے ہوئے طرح ایک دفعہ سوچتے ہیں. ہم جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں ایسی سوچ کو. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بہت آپ کے ساتھ پروگرام جب ہوئے بہت سالوں سے ہم سیاستدانوں کے مختلف دور بھی دیکھتے آ رہے ہیں. اب جس طرح تواتر سے فوج پاکستان کے متعلق بات اور ٹرولنگ اور جس طرح سے متنازع بیانات دینے کا سلسلہ جاری ہے، اس سے پہلے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح سے کوئی ٹینیور ایسا آیا جس میں بہت زیادہ فوج پاکستان کو ڈسکس کیا گیا یا ان کے اوپر ان کی دل آزاری کے حوالے سے بیانات ایسے آئے ہوں؟ دیکھیں جی، کبھی بھی کھلے عام اس قسم کی بات نہیں کی گئی. ابھی انگلینڈ کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں سحر علی بگا جو ہے وہ وہاں گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ وہاں نعرے، غلیظ قسم کے نعرے جو ہے وہ جو پاکستان مخالف، پاکستان افواج مخالف لگائے گئے اور وہ پیچھے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے آرگنائز کیا. جتنے بھی ٹرولنگ کرتے ہوئے لوگ جن کے ابھی آپ ذکر فرما رہی ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کیا اچانک ہو رہا ہے؟ کیا ایف آئی اے نے جو ہے یہ ساری چیزیں ثبوت کے نہیں دی؟ کیا پی ٹی آئی نے اس چیز کی تردید کی ہے آفیشل کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ اگر نہیں تردید کی تو پھر ٹرولنگ کے اندر پیچھے کون تھا؟ ٹھیک ہے، ٹرولنگ کے پیچھے کون تھا، لیکن فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں عمران خان نے غیر محب وطن کا ذکر ہی نہیں کیا، ہر جنے پاکستانی شہری محب وطن ہے. عمران خان نے میرٹ پر تقرری کی بات کی تھی. ویسے بھی یہ سیاسی معاملہ عدالتی نہیں، جج صاحبان کا ہر موضوع پہ کمنٹس دینا نامناسب ہے. دیکھیے جی، پہلے کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے پتا چل جائے. بتا دیں کہ اگر اقتدار چھن گیا ہے تو کیا انسان پاگل ہو جائے؟ کیا اقتدار جو ہے دوبارہ آ جاتا ہے؟ بھائی سیاست میں جب آپ رہتے ہیں تو اقتدار آپ کو آتا جاتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک بڑی پارٹی ہے ان کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں، سوچ سمجھ سے کام لیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میرے خیال میں ان کو جو ہے اقتدار دوبارہ بھی مل سکتا ہے. لیکن اگر پاکستان مخالف بیانیے کے اوپر چلیں گے پھر ان کو اقتدار بھول جانا چاہیے. پھر بلکہ ان کو اقتدار کی جگہ پھر ان کو جیل کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی زوم میں نہ رہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھٹو صاحب بھی کہتے تھے بڑا کہ میں کھمبے کو ووٹ ٹکٹ دوں گا تو اس کو لوگ اس کو الیکٹ کر لیں گے. یہ بہت، اور پھر جس دن ان کو پھانسی لگی تھی کتنے لوگ نکلے تھے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم بنانے جنہوں نے پاکستان بنایا، داغ بیل ڈالی، ان کے لیے کتنے لوگ نکلے. بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. یہ دھرتی کسی کو جو ہے، یہ لوگ جو ہے صرف وقت کے ساتھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے کال دی ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے، جب انہوں نے مہنگائی کے خلاف، تو پورے پنجاب سے 1000 آدمی نہیں نکلا تھا. یہ ایک ریالٹی ہے. تو ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے مصیبتیں بن جائیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مصیبتیں بڑھ جائیں. جس طریقے سے آپ نے کہا زوم میں نہیں آ کے بات کرنی چاہیے. پاکستان مخالف بیانیے کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. اقتدار آنی جانی ضرور چیز ہے اور اقتدار مل بھی جاتا ہے، لیکن جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو متنازع بنا کر اقتدار کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اپوزیشن یا حکمران جماعتیں جو کہ ہمیشہ سے ہی کبھی نہ کبھی اداروں کو متنازع بنانے کے حوالے سے بیانات ضرور دیتی ہیں. پھر ایک جماعت جو بیان دیتی ہے دوسری جماعت اس پر تنقید کرتی نظر آتی ہے. لیکن ہمارے تمام ادارے جو متبر، سب سے بڑھ کر ہمارے جو پاک افواج ہیں جو ملکی سلامتی کے لیے ایک ریاست کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو اس طریقے سے حتوِ تنقید بنانا، ان کو سیاست میں شامل کرنا اور ان کی دل آزاری کرنا کسی بھی طور پر جائز اور درست نہیں ہے. اور اس کو ہر سطح پہ کنڈیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طریقے سے عبداللہ گل صاحب نے بات کی ہے کہ زوم میں نہ رہیں، کہ آپ کی ایک کال کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں بقول عمران خان صاحب کے لوگ آتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، ان کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے. لیکن یہی مقبولیت جو ہے وہ زوال کا شکار بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے. اور اسی طریقے سے ہر پاکستانی شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ کیا چیز ملک کے مفاد میں ہے، کیا چیز اداروں کے بہتری کے لیے ان کو سننی چاہیے اور کس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر اب 1 منٹ کے اندر خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے. کوئی بھی خبر، کہیں کا بھی واقعہ ہو، کہیں کا بھی بیان ہو، کوئی بھی ویڈیو ہو، وہ سامنے اپنی تصویر اور اپنی حقیقت بتاتی ہے. لیکن سوشل
میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی بازی کر کے گروپ بندی کر کے اپنے آپ کو تقسیم کر لے، جس طریقے سے عبداللہ گل نے کہا ہے کہ یہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ذہنوں کو ایک اپنے ملک کی خاطر، اس ملک کی خاطر جسے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اس کا ہر ادارہ معتبر ہے، اس طرح کے بیانات کے بعد ان اداروں کی اعزا سرائی کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کی دل آزاری کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہر پاکستانی کو بھی اپنی عقل و شعور، فہم و فراست کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ فرض ادا کرنا ہوگا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کہ کسی بھی قسم کی ایسی منفی کسی ٹرولنگ کا حصہ نہ بنے، کسی منفی بیان کا حصہ نہ بنے، اور محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ملکی مفاد میں اور ملکی ریاستی اداروں کی بہتری میں جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ماریہ سلطان صاحب، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ کے پاس مزید موضوعات کے حوالے سے بات لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔